बग्गा साहब, अभी बात वही हो रही थी सोमैया साहब से भी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स लाइफ हाई पर दोनों तरह के हैं। एक वो सोच रखने वाले कि भाई हमारी तो तेजी मिस हो गई, दूसरा ये कि हमारे बहुत पैसे बन गए। अ, आपकी भी सलाह इन दोनों पर लेना चाहता हूँ, क्या करना चाहिए? नहीं अनिल जी, आप ये सोचिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बड़े आराम से आ रही है, फिर वहां से 7 आ रहा है, 10 ट्रिलियन आ रहा है, उसके लॉक स्टेप में स्टॉक मार्केट चलेगा और म्यूचुअल फंड तो स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे। तो इसमें दो राय है ही नहीं। जो आशीष जी ने भी पहले कहा, एसआईपी रखिए और एसआईपी हर साल बढ़ाते जाइए। जैसे आपका सेविंग्स और इनकम बढ़ेगा, उतना ही एसआईपी आप बढ़ाते जाइए और लाइफस्टाइल क्रीप मत करिए। ये स्वर्ण मौका है भारत के ग्रोथ से आपको बेनिफिट लेने का। तो ये मत सोचिए ऑल टाइम हाई हो गया। आज भी सवेरे एक डिस्कशन चल रही थी हमारी प्राइवेट, और लोग कह रहे थे कि यूएस मार्केट गिरेगा। अब ये लाइफ टाइम हाई 15 बारी S&P 500, 60 दिन हुए हैं साल के, और वर्किंग डेज आप ले लीजिए तो 45-50 दिन हुए होंगे। अमेरिकन बाजार के 15 बारी S&P 500 लाइफ टाइम हाई बना गया। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है, मोमेंटम थोड़ा खींचेगा, बट आगे फिर जाएगा नहीं जाएगा, लोगों को डर लगता है कि पैसे निकाल लें। ये बहुत ही जोखिम का काम है, क्योंकि अगर आप गाड़ी में सवार नहीं है तब आपको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो ये नहीं करना है, निकलना नहीं है मार्केट से, रेगुलरली डालते जाइए। और अनिल जी, मुझे याद है आपने अप्रैल 2020 में आपकी जो रिसर्च निकली थी, आपने कहा था बॉटम हो गया, अभी पैसे लगाइए। किसने पैसे बनाए अप्रैल 2020 से 2022 तक? वो रिटेल भारत का निवेशक था जो एसआईपी लगाता रहा। एफआईज निकल गए थे, एचएनआईज की का दम नहीं था लौटने का। वो सितंबर अक्टूबर में जागे कि भाई आप पैसे लगाने चाहिए, जब अप्रैल में आपने कॉल दे दी थी। और किसने पैसे सबसे ज्यादा बनाए भारत में पिछले 3 साल में? हमारे एसआईपी होल्डर्स ने। तो ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। और म्यूचुअल फंड आपको क्या देता है? प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, इंस्टेंट लिक्विडिटी है आपके पास, और थोड़े से मैनेजमेंट फीस के लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है, और दिग्गज फंड मैनेजर आपके लिए काम कर रहे हैं। इससे बेहतर आपको क्या विकल्प मिल सकता है? तो मैं कहूंगा सबको एसआईपी शुरू करना चाहिए, छोटे से छोटा हो वो भी करना चाहिए। और बिल्कुल सर, वाइट ऑक कैपिटल में प्रशांत खेमका साहब हैं जो सीआईओ है। बड़ा जबरदस्त और गहरा लंबा अनुभव रखते हैं मार्केट का, और परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास है। बगा साहब, लगभग लगभग 27 महीनों के बाद नेस्डेक ने फाइनली अब नया लाइफ हाई कल देर शाम बनाया है। समय थोड़ा ज़्यादा लगाया है, लेकिन क्या अब ये समझे कि दाव के पीछे पीछे नेस्डेक में भी बढ़िया तेजी हो सकती है, और इसके नए लाइफ हाई बनाने के क्या मायने हैं सर? अनिल जी, नैस्डैक भी जैसे कि S&P 500 में भी ये मैग्निफिसेंट सेवन है। जो दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, एनवीडिया से लेकर अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, टेस्ला, ये सब मिला के जो मैग्निफिसेंट सेवन है, इन्होंने ज्यादा S&P 500 खींचा है। और नैस्डैक में भी इनकी भूमिका बहुत अहम है। अब इनके अर्निंग्स देखें तो अर्निंग्स बहुत दमदार है। अर्निंग प्रोजेक्शन भी आप अगले साल 2 साल देखें तो बहुत दमदार अर्निंग्स दिख रहे हैं। तो ये सब के चलते हुए हमें तो लगता है ये जारी रहना चाहिए। इसके पीछे दो तीन और जो पड़ाव हैं या पिलर्स आप कह सकते हैं जो इसको हेल्प करेंगे। एक, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का साल है। नॉर्मली आपको 10 से 12% औसतन S&P 500 बढ़ता दिखता है। एटलीस्ट अक्टूबर तक आपको दिखेगा। अगर नवंबर से 3 महीने पीछे अगर आप ले, अगस्त से 5 नवंबर जो इलेक्शन है, मेरे बर्थडे के दिन इन्होंने रखी है, क्योंकि आपने इतना बोला अमेरिका के बारे में, तो इस साल मेरे बर्थडे पे इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रखी है। तो ये 3 महीने में अगर मार्केट गिरा तो आप सोचिए बाइडन हार रहे हैं, और मार्केट बढ़ा तो वो बहुत प्रो बाइडन रहेगा। ये बहुत स्ट्रांग एक कोरिलेशन रहता है अगस्त से नवंबर के परफॉर्मेंस का। तो पूरा उम्मीद है कि इस साल भी अच्छा अमेरिकन मार्केट प्रदर्शन देना चाहिए। दूसरा, उसको क्या होल्ड अप कर रहा है? $2 ट्रिलियन का फिस्कल डेफिसिट अमेरिकन गवर्नमेंट का। तो $2 ट्रिलियन आप पंपिंग कर रहे हैं
इकोनॉमी के अंदर। तीसरा है मनी सप्लाई, चाहे थोड़ा सा उसका ग्रोथ रुका है बट वो अभी भी बढ़ रहा है। तो मनी सप्लाई इतना है कि जो $5 ट्रिलियन सेंट्रल बैंक्स की बैलेंस शीट होती थी 2007 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले, वो मल्टीपल क्राइसिस के चलते और स्पेशली 2020 के चलते वो अब 37 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। तो 5 ट्रिलियन से आपने इतने नोट छापे हैं दुनिया भर में, वो कहाँ जाएगा? वो इतना जल्दी क्यूटी नहीं हो रहा है। चौथी बात है रेट कट। रेट कट जब आएगा वो बहुत पॉजिटिव रहता है, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। डॉलर वीक होता है तो फ्लोज इमर्जिंग मार्केट की तरफ रुख करते हैं। कल हमने देखा भी उसका एक छोटा सा नमूना कि जब इन्फ्लेशन बिल्कुल एस्टिमेट पे आई तो और कल डॉलर और यील्ड गिरे यूएस के, एकदम से हमने देखा सवेरे से इमर्जिंग मार्केट्स अच्छा कर रहे थे, जापान अच्छा कर रहा था, यहाँ तक कि चीन के मार्केट ने भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हमने तो लाइफ टाइम हाई लगाया ही। तो ये 3-4 मूलभूत कारण है अनिल जी, जो हमें काफी कॉन्फिडेंस देते हैं। हाँ, करेक्शन आएगा, जैसे आशीष जी भी कह रहे थे कि इलेक्शंस के चलते दिसंबर 3 को आपने फैक्टर इन कर लिया पॉलिटिकल कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी। अब वो मार्केट ने पचाया हुआ है। हो सकता है जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं और वो 5-6 हफ्ते जो इलेक्शन चलेंगे तब थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो जाए। और जब नई सरकार आती है, क्योंकि वो फैक्टर्ड इन है, कोई ऐसा सरप्राइज आते दिखता नहीं है, तो वो फैक्टर्ड इन है, तब हो सकता है हल्का सा सेल ऑफ आए। बट कौन बेचेगा? एफआईज तो बेच के जा ही चुके हैं इतना सारा। अगर बहुत कुछ स्थिति ग्लोबली बिगड़ती है तभी आप एफआई देखेंगे। बाकी भारतीय रिटेल पैसा तो आता जा रहा है और एचएनआईज ने भी अब पिछले 1 साल में अच्छा पैसा बनाया है। सब यही देख रहे हैं कि कहाँ पे एंट्री और पैसा लगाया जाए। तो मुझे वैसे कुछ दिखता नहीं। बट आपको अगर थोड़ा सा हेजिंग करना है तो डोमेस्टिक साइक्लिकल्स की तरफ हम रुक कर सकते हैं और आईटी फार्मा एक्सपोर्टर्स के लिए रुक जाएंगे कि ग्लोबल मैक्रो आ जाए। बट ग्लोबल मैक्रो में भी मेरे ख्याल से 2023 में जो था बॉटम आ गया है। यहाँ से इकोनॉमिक साइकिल बढ़ेगी, स्लो डाउन नहीं होगी और रेट कट्स आएंगे। याद रखिए 290 सेंट्रल बैंक्स ने रेट्स बढ़ाए थे। अब वो 200 बैंक भी आएंगे रेट कट करते हुए। आप सोचिए दुनिया को क्या स्टिमुलस मिलने वाला है इस साल और अगले साल। उसके चलते मार्केट ना चले, ये बात बनती नहीं है। तो ये 30,000 फुट का व्यू है मेरा, बहुत मैक्रो टॉप डाउन व्यू है। बट ये मार्केट्स को बहुत स्टेबलाइज्ड रखेगा और हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। अनिल जी, अनिल जी, सोशल मीडिया पे आ रहा है कि कुछ ऑनलाइन ब्रोकरेजेस, जब लोग गए आज ऑर्डर डालने के लिए, बोला मार्केट बंद है और आप ऑफ मार्केट वाला ऑर्डर डाल दीजिए। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये डिजास्टर रिकवरी तो कर रहे हैं बट होपफुली सेबी और एक्सचेंजेस देख रहे हैं। अब हम्म। प्रॉब्लम ये है कि कुछ एक्सचेंजेस तो ओन्ड है, पार्ट ओन्ड है इन ब्रोकरेजेस के। अब ये 1500-2000 करोड़ साल के प्रॉफिट बनाते हैं और इस तरह का नालायकी का काम करते हैं कि पहले 10 मिनट ऑर्डर ही नहीं लिए जा रहे थे और कोई बैठा होगा आईटी वाला जिसने डेट नहीं देखी कि आज सैटरडे है बट आज कॉन्टिजेंसी टेस्टिंग है। तो ये जब एक्चुअल डिजास्टर होगा ये लोग क्या करेंगे? ये ब्रॉडकास्टेड था, बताया गया था कि ये होने वाला है और सब कुछ तैयार रहना चाहिए था। हम लोग अगर आ सकते हैं और आप मीडिया कवरेज दे रहे हैं और ब्रोकर्स काम ना करें, ये बहुत ही आज निराशा की बात मुझे दिखी। सोशल मीडिया पे चल रहा है काफी और काफी लोगों को तकलीफ हुई। अनिल जी, हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर। और बग्गा साहब जैसे अनुभवी और इतने वरिष्ठ सदस्य से अगर ये बात आती तो वाकई में बहुत सोचने वाली बात है कि सब लोग अगर कवर कर रहे हैं, एक्सचेंजेस इतनी मेहनत करके अपनी डिजास्टर रिकवरी साइट को एक सैटरडे के दिन पसंद करके इसलिए करना चाहता है कि अगर कुछ भगवान न करे गलत हो तो कम से कम इफेक्ट आए। जितनी उनको टेस्ट करने की ज़रूरत है उतना ही ब्रोकर्स को भी अपने सिस्टम टेस्ट करने की ज़रूरत है। और स्पेशली बड़े ब्रोकर्स जो हज़ारों करोड़ों रुपए में अगर अपना मुनाफा कमाते हैं और बड़ा बड़ा पैसा आईटी पर खर्च करने का दावा करते हैं, वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वाकई में डिजास्टर रिकवरी साइट का सही मूल्यांकन तब होगा जब एक्सचेंज तो अच्छे तरीके से करें ही, लेकिन एक्सचेंज के साथ साथ ब्रोकर्स भी
उसमें बराबर पार्टिसिपेट करके कर पाए कि नहीं, वो भी देखना जरूरी होगा। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट बग्गा साहब कुछ ने लोगों के रखा भी है। स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं जो बग्गा साहब अरे! ने हाईलाइट किया, कुछ लोगों के हैं। उसके बाद ये कह भी रहे हैं कि हमने रिजॉल्व कर दिया इशू, बट हाँ इनिशियली लोगों को परेशानी आई है, ये दिख भी रहा है सोशल।